दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे अपने पेंशन सेक्टर के टॉपिक में और बात करेंगे इस वीडियो में अटल पेंशन योजना के ऊपर। अब इस टॉपिक का हमने बेसिक्स जो है वो यहाँ पे कवर किया था, स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया में। यहाँ पे हमने बेसिक्स एनपीएस के भी कवर किए थे, इसके अंदर हमने बेसिक्स एपीवाई का भी कवर किया था कि कब इसको लॉन्च किया गया, क्या पर्पस थे, क्या बेसिक्स है, क्या रिटर्न्स ये प्रोवाइड करता है, कौन कौन लोग इसके अंदर कवर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ ये इनफ नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट को देखते हुए उसकी बातें करना हमें ज़रूरी है अपने एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे हमने एनपीएस की जब चर्चा की तो हमने एनपीएस के बेसिक्स को भी यहाँ पे समझा था, लेकिन स्टिल उसको पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए हमने उसके जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उसको समझा और तब जाके हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेम मैनर में हम अटल पेंशन योजना के भी एफएक्यूज को कवर करेंगे और फिर जाके हमारा ये टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। रिपीट नहीं करेंगे, कुछ बेसिक्स है जो आपको पता है वो चीज़ें भी आपको दिखेंगी, बट काफ़ी सारी टेक्निकल और न्यू एलिमेंट्स हैं जो कि इस योजना को कवर करता है, इस योजना से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसकी बात हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे क्वेश्चन आंसर के मैनर में कि दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें पहुँच पाएंगी। तो बात करते हैं इसके एफएक्यूज के ऊपर। अगेन ये एफएक्यूज जो है ये इशू किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। 17/6/2022 का ये एडिशन है बेसिकली, जिसके अंदर इन्होंने सारे एफएक्यूज को समराइज करते हुए प्रोवाइड किया था। इनकी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा, बाकी इसका कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन पे भी ये अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके क्वेश्चंस को काफ़ी सारे कैटेगरी में बांटा गया है और कुछ 40-45 क्वेश्चन है जो इसके अंदर दी गई हैं। आने वाले 3-4 वीडियो के अंदर इसको पार्ट पार्ट में हम कवर करते हुए पूरा कर लेंगे और एक एट द एंड आपको एक कंपाइल्ड वीडियो भी मिल जाएगा जिसके अंदर सारी की सारी एक ही वीडियो के अंदर बातें होंगी। सबसे पहला जो इसका एरिया आता है वो आता है ओपनिंग ऑफ एपीवाई अकाउंट। एपीवाई अकाउंट को अगर ओपन करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं और उन सभी के जवाब को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज पेंशन। भैया पेंशन है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों है, व्हाई डू आई नीड इट। ठीक है, तो पेंशन बेसिकली क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक वर्किंग लाइफ स्पैन होता है वो होता है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। उसके बाद जब आप वर्किंग नहीं रहते उसको हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव ईयर्स। जब आप ऐसा कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते लेकिन सर्वाइव करने के लिए आपको चाहिए होंगे इस पीरियड में भी क्या, इस पीरियड में भी आपको चाहिए होंगे पैसे, पैसों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको पेंशन के रूप में अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आपकी जो ओल्ड एज की जो ओल्ड लाइफ है आपकी, जो रिटायरमेंट लाइफ है आपकी, वो काफ़ी सिक्योर्ड हो जाएगी, काफ़ी आनंदमयी हो जाएगी अगर पेंशन के रूप में आपको कुछ पैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली एज द केस में भी आपको मिलते रहें। तो वो है हमारा पेंशन। पेंशन बेसिकली क्या है, एक प्रकार का मंथली इनकम है। दिस इज नॉट फॉर श्योर कि मंथली ही हो, ये और भी किसी पैटर्न पे हो सकता है, बट चलो इन शॉर्ट ऐसा माना जाता है कि पेंशन को एज अ सैलरी के रूप में देखा जाता है, थोड़ा अमाउंट लेकिन रेगुलर बेसिस पे आता रहे ताकि आपके जो बेसिक खर्चे हैं रेगुलर बेसिस के, मंथली बेसिस के, वो आप इससे मीट कर पाओ। तो इट इज अ मंथली इनकम जो कि आपको मिलेगा कब, जब आप अनप्रोडक्टिव ईयर्स में होंगे, जब आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये तो हो गया पेंशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत के लिए कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहला कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो उस केस में अगर आपको एक एडिशनल इनकम के रूप में पेंशन का पैसा मिलने लगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अगला, द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। आपको पता है इंडिया के अंदर न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट करती हैं और वो जिस तरीके से आपका बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने डे टू डे लाइफ को मीट करने के लिए, उसको इजीली स्मूथली स्पेंड करने के लिए। तो उसमें भी पेंशन बहुत अच्छा योगदान प्रोवाइड करता है। अगला आता है माइग्रेशन ऑफ अर्निंग मेंबर्स। अगर आपके कोई अर्निंग मेंबर्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं किसी और शहर में, किसी और देश में, तो उस केस में भी आपको अपनी लाइवलीहुड मीट करने के लिए पेंशन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसा कि आपको पता है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में भी ये बढ़ेगा और भविष्य में जो भी आपकी इनकम रहेगी अगर उसमें एक एडिशनल सोर्स आपको पेंशन का मिल जाए या फिर जब आपकी इनकम खत्म हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट पेंशन के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे तो आप अपनी जीवन की याचना वहां पे कर पाएंगे। अगला इंक्रीज लॉन्गेटिविटी है। जिस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल जो है जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जो उसकी जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें भी पेंशन बहुत अच्छा योगदान प्रोवाइड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो आपकी ओल्ड एज है उस लाइफ में आपको डिग्निटी प्रोवाइड करेगा अगर आप कम से कम डिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली किसी के ऊपर। मतलब कि आप अदर वेज में फिर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट अगर फाइनेंशियली आप बहुत ही कम डिपेंडेंट रहते हैं तो वो आपकी एक डिग्निटी प्रोवाइड करता है आपकी लाइफ में, आपकी ओल्ड एज की लाइफ में आपको एक स्मूथनेस प्रोवाइड होती है।
ठीक है। तो दीज ऑल आर दी बेनिफिट्स ऑफ पेंशन, ऑल्दो दीज आर नॉट द टेक्निकल क्वेश्चन, बट ये पहला सवाल था जिसके अंदर एक बेसिक बात की गई कि भैया पेंशन होता क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। नाउ कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि हमारा एपीवाई से रिलेटेड है, विच इज व्हाट इज अटल पेंशन योजना। तो इसका बेसिक हमने देखा था। अटल पेंशन योजना बेसिकली एक योजना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, उन्होंने लॉन्च किया। किसको ध्यान में रखते हुए, तो उन्होंने ध्यान में रखा उन लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं, जो कि अपने पेंशन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं सोच सकते, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उन लोगों का भी जो बुढ़ापा है वो ईजिली बीते, जो रिटायरमेंट की बात की जीवन है वो अच्छे से कट पाए, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम रखा अटल पेंशन योजना। इसके तहत आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा बहुत पैसा 20, 50, 100, 200 जो भी आपकी क्षमता है उस अकॉर्डिंग आप मंथली कंट्रीब्यूट कीजिए, और वो जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप 60 की एज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो होगा वो मिला करेगा। आपकी डेथ होने के बाद जो आपके स्पाउस होंगे उनको मिलेगा, और जब इनकी भी डेथ हो जाएगी तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड फंड होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा अलॉन्ग विद दी रिटर्न्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया जिसके अंदर एक अच्छा एक योगदान मिला उन सारे गरीब लोगों को जो कि पेंशन वगैरह के बारे में नहीं सोच पाते थे। ठीक है जी, कंट्रीब्यूट कब से कब तक करना होता है उस सारी बातों को भी हम आगे देखेंगे। तो दिस इज द बेसिक ऑफ अटल पेंशन योजना। जनरली जो यहाँ पे पेंशन अमाउंट है वो मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम जा सकता है 5000 रुपीज पर मंथ से। इस अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज करना पड़ता है, वो आप देखोगे कि आपकी जो क्षमता होगी उस अकॉर्डिंग आप प्लान चूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ज्यादा पेंशन का प्लान चूज करेंगे तो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा हर महीने, तो इंसान अपनी अर्निंग को देखते हुए प्लान ऑप्ट करता है और उस अकॉर्डिंग वो पहले कंट्रीब्यूट करता है टिल द एज ऑफ 60 इयर्स, और उसके बाद जाके उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अगला सवाल आता है, हु कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई। एपीवाई को कौन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दिस स्कीम इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया का सिटीजन होगा उसके लिए ये जो स्कीम है वो अवेलेबल है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, विच इज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। मतलब कोई माइनर जो है वो एपीवाई को ऑप्ट नहीं कर सकता, और अगर मेजर की बात करें तो टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, नॉट इवन 40 ईयर्स। मतलब कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है तो वो भी इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकता, उसको 40 से कम का होना पड़ेगा। ठीक है, 40 का अगर कोई हो गया है तो वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। और दूसरा कि उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब किसी बैंक के थ्रू आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है तो वो भी चल जाएगा। ये तो दो हो गए एसेंशियल क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको फैसिलिटेट करने के लिए दो और क्राइटेरिया की बात की जाती है, जिसके अंदर पहला आता है मोबाइल नंबर। मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। जब जब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहुंचेगा उसका आपको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका कितना बैलेंस है वो आपको पता चल सकता है। आप उस मोबाइल के जरिए कॉल कर सकते हैं और जो भी कस्टमर केयर है उनसे बात कर सकते हैं, तो वो भी आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल क्राइटेरिया विच इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर, बट इट विल गिव यू मल्टीपल फैसिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू योर एपीवाई अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द आधार। आधार को भी यहाँ पे ऑप्शनल रखा गया था, ऑल्दो बट आप आगे इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आधार को भी आगे चल के मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि आधार एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि भैया एपीवाई जो धारक हैं उनको भी आधार नंबर वहाँ पे फेच करवाना पड़ेगा अगर उनको जो बेनिफिट्स हैं वो सीमलेसली लेनी है। तो मतलब कि आज की डेट में जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टिल द एज ऑफ 60 इयर्स, तब तक तो आपके पास आधार ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब बेनिफिट्स लेने की बारी आएगी तो आपसे कहा जाएगा कि भैया इसमें आधार अपडेट करवाओ। तो इसलिए इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि आधार इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर एपीवाई स्कीम। ठीक है, अगला सवाल आता है, वेदर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड और एनपीएस सब्सक्राइबर कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई। अगर कोई ऑलरेडी एनपीएस के अंदर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या वो एपीवाई के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनपीएस के मौज तो ले ही रहे हो, साथ ही में अगर आप चाहते हो कि एपीवाई के बेनिफिट्स भी ऑप्ट करना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। कंडीशंस वही रहेंगी जो पीछे थी, आपकी एज लिमिट वही होनी चाहिए 18 से 40 वाली, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर एंड आधार आपको फेच कराना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनपीएस होल्डर आपके पास ऑलरेडी एक पीआरएएन नंबर होगा तो उस केस में आपको एपीवाई में एक अलग से पीआरएएन नंबर नहीं मिलेगा, इसी पीआरएएन नंबर में आपका ये एपीवाई स्कीम जो है वो भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल, नथिंग एल्स।
अगला सवाल आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एपीवाई स्कीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल, जो आपको पता ही होना चाहिए कि भैया एपीवाई की इतनी चर्चा हो रही है, इसके फायदे क्या हैं। तो इसकी फायदे को आप समझे, आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि जब आप इस एपीवाई स्कीम में जाते हैं तभी आपको ये चीज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड बता दिया जाता है कि आप ये एक्स अमाउंट जमा करोगे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लेके चलता हूँ कि आपको कहा गया कि आप अगर हर महीने 100 रुपये जमा करोगे टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, अभी आपकी उम्र है 18 साल, ठीक है, आप 60 साल की उम्र तक अगर 100 रुपये जमा करते हो इस स्कीम के तहत, तो आपको रिटायरमेंट के बाद 2000 रुपये हर महीने मिला करेंगे। हर महीने आपको 2000 रुपये मिला करेंगे जब तक आप रहेंगे। लेट से आप हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जब तक जीवित रहेंगे उनको 2000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 60 साल के बाद शुरू हो जाएगी और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मिलेंगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, ये जो पेंशन है वो किसको मिलेगी, मिसेज एक्स को मिलेगी। ये पेंशन किसको मिलेगी, इनके स्पाउस को मिलेगी। कब तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। सेम अमाउंट 2000 रुपये, ठीक है। और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो भी इनके नॉमिनी होंगे उनको कैलकुलेटेड अमाउंट, जितना भी आपका पैसा ये इकट्ठा हुआ होगा कॉर्पस के अंदर, वो सारा पैसा अलॉन्ग विद जो भी उस पर रिटर्न्स कमाया होगा वो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो प्री डिसाइडेड। लेट सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे 5 लाख रुपए, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं 5 लाख रुपए ये नॉमिनी को मिल जाएगा। दिस ऑल आर प्री डिसाइडेड। नाउ ये जो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा होगा, इसको, इस फंड को अच्छे से मैनेज किया जा रहा होगा और इसकी भी कैलकुलेशन गवर्नमेंट पहले ही करके बैठी है कि अगर इतना इतना पैसा लेंगे तो वो इस एज के अकॉर्डिंग वो कितने साल इसमें देगा। तो ये 42 साल तक वो इस स्कीम को ऑप्ट करके रखेगा। 18 साल का है, 60 साल तक उसको कंट्रीब्यूशन करना रहेगा। तो इस 42 ईयर्स में वो कितना पैसा डालेगा और गवर्नमेंट उसमें कितना कमाएगी और क्या कॉर्पस यहाँ पे बना पाएगी। लेट्स से अगेन एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉर्पस बनाया, ऐसा सोचा था कि 50 लाख का कॉर्पस तो इकट्ठा हो ही जाएगा जिससे ये सारी चीजें मिट आउट करेगी गवर्नमेंट। लेट्स से जब आप रिटायर हुए तो इस कॉर्पस के अंदर जो इकट्ठा हो पाया वो सिर्फ हुआ है कितना, 40 लाख रुपए। तो ये 10 लाख का नुकसान कौन सहेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एश्योरेंस देती है कि अगर कुछ भी शॉर्टफॉल हुआ रिटर्न्स के अंदर तो वो कौन भरेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे फुलफिल करेगी। और इन केस अगर आपने ज्यादा कमा लिया, क्योंकि फ्यूचर की बात है आपको नहीं पता, हो सकता है आपने 50 लाख के बदले इस कॉर्पस में 60 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, 60 लाख रुपए आपके इकट्ठा हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा 60 लाख का जो फायदा है वो पास ऑन कर दिया जाएगा सब्सक्राइबर को। मतलब कि अगर कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं रखेगी, बट अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है जो भी प्री डिसाइडेड है तो वो कौन बियर करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। तो बताओ इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। आपको हर तरीके से एश्योर कर दिया गया, आपकी जो लाइफ है उसको यहाँ पे सिक्योर कर दी गई इस मामले में कि आपको फ्यूचर में किसी भी सूरत में लॉस तो होगा ही नहीं। तो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट जो कि एपीवाई स्कीम देता है। मैंने एग्जांपल के सॉल्व पे आपको समझाया है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, जब ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई तो उसको लालच देने के लिए गवर्नमेंट ने एक को कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे स्कीम अपनाया। कहा क्या कि कोई भी व्यक्ति जो 1 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में इस स्कीम को ऑप्ट करेगा तो उसको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट भी वहां पे को कंट्रीब्यूट करेगी। कितना को कंट्रीब्यूट करेगी, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 50%। मतलब कि सपोज करो एक सब्सक्राइबर है, वो इस स्कीम को ऑप्ट करता है और वो कंट्रीब्यूशन करता है लेट से 2000 रुपए एक साल में, ठीक है, 2000 रुपए एक साल में कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया 2000 रुपए अगर एक साल में करते हो तो आप 5 साल में कितना करोगे, 5 साल में आप करोगे 10,000 रुपए। तो अगर आपने 5 साल में 10,000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया है तो गवर्नमेंट कहती है हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे 5,000 रुपए, मतलब इसका 50%। और 1000 रुपए पर ईयर के हिसाब से, तो 1000 इंटू 5 भी कितना हो गया, 5000 रुपए। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ऑल्दो दोनों सेम आ गया। इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज आपका 3000 रुपए, तो 3000 रुपए अगर आपने कंट्रीब्यूट किया 5 साल तक तो आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, 15,000 रुपए। इसका 50% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 7,500। और गवर्नमेंट कहती है कि हम कितना करेंगे, 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से, हर साल के हिसाब से 1000 रुपए पर एनम के हिसाब से। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। और आपकी कंट्रीब्यूशन का 50% कितना आता है, 7,500। इन दोनों में से हम क्या देखेंगे, विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है, 5,000 रुपए। तो गवर्नमेंट आपके खाते में 5,000 रुपए एडिशनल डालेगी एज अ को कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या हो सकता है कि सपोज जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो था सिर्फ 1000 रुपए, तो 5 साल में कितना होगा, ये 1000 इंटू 5 साल में कितना होगा, 5,000 रुपए। इसका 50% कितना आएगा, 2,500 रुपए। और गवर्नमेंट 1000 रुपए पर एनम के हिसाब से निकालते हैं तो कितना होगा, 5,000 रुपए। अगेन इन दोनों में से क्या देखेगी, विच एवर इज लोअर, 2,500 रुपए। तो गवर्नमेंट आपको कितना प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, 2,500 एज अ को कंट्रीब्यूशन। तो ये और एक बेनिफिट दिया गया किसको, उन लोगों को जो लोग इस पीरियड के दौरान ज्वाइन करेंगे। उसको कहा गया कि भैया आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा उसका 50% गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करेगी
और या फिर कह सकते हो 1000 रुपये पर मंथ, जो भी इनमें से कम होगा उतना गवर्नमेंट यहाँ पे आपको योगदान देगी। और साथ ही में ये कंडीशन क्या लगाएगी कि भैया जो को कंट्रीब्यूशन होगा ये कितने सालों के लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक ये चलेगा। अब आप ये कहते हैं यहाँ पे कि सर ये बात हमें क्यों बता रहे हो, ये तो स्कीम जो है ये भी खत्म हो गई, ये को कंट्रीब्यूशन का पीरियड भी खत्म हो गया, आज के डेट में इसकी क्या रेलेवेंस है? तो आज के डेट में इसकी रेलेवेंस ये है कि ये फैसिलिटी उसको ही मिलेगी जिसने कि ज्वाइन किया इस पीरियड में और वो साथ निभा के रखेगा इस स्कीम का टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 60 साल की उम्र तक उस स्कीम के साथ बना रहेगा। सपोज इसके बीच में कोई अगर एग्जिट करने की सोचता है तो ये को कंट्रीब्यूशन का पैसा उसको नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इस पीरियड में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहता है, फॉरेन सिटीजन बन जाता है, तो उसको भी ये इसका फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ये बैकग्राउंड पता होना जरूरी है, क्योंकि इसका भविष्य जो है वो कब तक रहेगा, जिन्होंने भी इसको ऑप्ट किया था और उनके 60 साल पूरे नहीं हो जाते। तो इसलिए ये स्कीम थी जो पीछे लाई गई थी और गवर्नमेंट ने उसको इस तरीके से प्रमोट किया था, ये आपको बात यहाँ पे पता लग जाती है। अगला सवाल आता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एपीवाई अकाउंट? क्या प्रोसीजर है? कोई भी नहीं, बहुत सिंपल है। अपने बैंक में जाइए, बैंक को अप्रोच कीजिए। आपका जहां पे भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, किसी बैंक में है तो बैंक में जाइए, उनको अप्रोच करेंगे, वो आपका अकाउंट खोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेदर आधार नंबर इज कंपलसरी फॉर ज्वाइनिंग द स्कीम? क्या आधार कंपलसरी? तो जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया कि आधार एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया किसको, एपीवाई को, मतलब कि इसके अंदर ये चीज लाया गया कि एपीवाई होल्डर्स जो होंगे उसको भी उसको आधार से मैप करवाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको इजिली सीमलेसली अगर बेनिफिट्स लेने हैं इस स्कीम के, तो आपको आधार इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास एक वैलिड आधार नंबर है। और अगर सपोज आपके पास आधार नहीं है तो आपने अगर इनरोल कराया है तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ जी ये जो है हमारा क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। ऑल्दो इनिशियली इसको क्या रखा गया था, ऑप्शनल रखा गया था। आगे कह रहा है ओपन एपीवाई अकाउंट विदाउट सेविंग बैंक अकाउंट? बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे किसी बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो भी एपीवाई का स्कीम लेते हैं, जो भी आप इसके अंदर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, उसके अंदर जितना भी पैसा डिसाइड हुआ, लेट से 100 रुपये पर मंथ अगर डिसाइड हुआ है कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस स्कीम के अंदर, तो ये 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिया जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली एक बार आपने इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो हर महीने 100 रुपये आपके बैंक से बार बार काट लिए जाएंगे। गवर्नमेंट आपसे बार बार पैसे मांगने नहीं आएगी, आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कटता रहेगा टिल द एज। और इस फैसिलिटी को तभी पूरा किया जा सकता है जब आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट हो, इसलिए इसको मैंडेटरी रखा गया। इसके बगैर तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप कंट्रीब्यूट कर पाएं इजीली मैनर में। नाउ इज इट रिक्वायर्ड टू फर्निश नॉमिनेशन व्हाइल ज्वाइनिंग द स्कीम? बिल्कुल जी, नॉमिनेशन भी मैंडेटरी है। जैसा कि आपको पता है एनपीएस के अंदर भी आपने ये चीज देखी थी कि नॉमिनेशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर ही किया जा रहा है आपको और आपके बाद में जो भी फैमिली में आपके बच जाते हैं उनको। तो आपका पैसा है वो कौन लेगा? आपकी अगर डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो आपका पैसा है उसका लाभ कौन उठाएगा? तो उसके लिए नॉमिनी का होना जरूरी है, क्योंकि एपीवाई स्कीम तो यहाँ तक ये बात कहता है कि भैया जो भी आपका पैसा इकट्ठा होगा आपको पेंशन देंगे, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी होंगे उसको पूरा पैसा रिटर्न के साथ लौटाया जाएगा। तो आप बताओगे ही नहीं नॉमिनी कौन है तो कैसे लौटाया जाएगा? तो इट इज ऑल्सो मैंडेटरी। नाउ इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ डिफॉल्ट नॉमिनी या ब्लड रिलेशन? हाँ जी, ऐसा भी प्रोविजन है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मैरिड के लिए है। मतलब कि अगर कोई मैरिड व्यक्ति है तो उसके स्पाउस को यहाँ पे डिफॉल्ट नॉमिनी माना जाता है, बट अगर कोई अनमैरिड है तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक वो नॉमिनेट नहीं करेगा तब तक वो नॉमिनी नहीं बना पाएगा। बट अगर कोई मैरिड व्यक्ति है तो उसके इसमें अगर वो नॉमिनेशन नहीं भी देता है तो मान लिया जाएगा जो भी उसके स्पाउस होंगे वो क्या है, उसके नॉमिनी है। अच्छा, जो अनमैरिड है उसने पहले किसी व्यक्ति को बना लिया, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी तो उसको अपने स्पाउस की डिटेल्स वहां पे देनी पड़ेगी और स्पाउस को ही वहां पे नॉमिनी बना लिया जाएगा। स्पाउस को नॉमिनी बनाने का बेसिकली पर्पस नहीं है। आप देखेंगे तो इसके अंदर कितने पार्टी इन्वॉल्व है इस एपीवाई के अंदर, तो इसके अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व है। लेट्स से मिस्टर एक्स इज द सब्सक्राइबर, तो इसके जो स्पाउस होंगी वो होंगी मिसेज एक्स, ठीक है। और एक मिस्टर जेड हो सकता है जिसको नॉमिनी आप बनाओ, हो सकता है आप इन्हीं को बनाओ या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को बनाओ। अब इसको आप अगर समझोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि भैया इस स्कीम की फैसिलिटी कुछ इस प्रकार से है कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पेंशन मिलेगी, आपके मृत्यु के बाद जो आपका स्पाउस होगा उसको पेंशन मिलेगी, और जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो जो भी आपने नॉमिनी बनाया होगा उसको सारा पैसा, आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा रिफंड कर दिया जाएगा। किसको? आपके नॉमिनी को। इसलिए यहाँ पे तीनों लोगों की आवश्यकता है। आपको अगर अच्छे से फैसिलिटी अपनानी है तो आपको यहाँ पे तीनों डिफरेंट लोग यहाँ पे लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है सर। ना
हाउ मेनी एपीवाई अकाउंट आई कैन ओपन, कितने एपीवाई अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, तो भैया एक ही एपीवाई होगा। ये बेसिकली बेनिफिट दिया जा रहा है गरीब लोगों के लिए, इसमें कोई भी यहाँ पे जुगाड़बाजी या कोई भी यहाँ पे फ्रॉड करने की आप ना सोचें। एक बंदा एक ही एपीवाई अकाउंट खोल सकता है, एक ही PRAN नंबर यहाँ पे अलॉट किया जाएगा, उसी की बेसिस पे आप काम करोगे। एनपीएस होगा तो भी उसी PRAN नंबर से चलेगा, और एपीवाई होगा तो भी वही PRAN नंबर से ही काम आपका चलेगा। क्या माइनर जो है वो एपीवाई अकाउंट खोल सकता है? आपने पीछे देखा था एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 40 तक की है, तो ऑब्वियस सी बात है 18 से कम का व्यक्ति जो होगा वो एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो माइनर है वो एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने अगर 40 साल कंप्लीट कर लिए, इफ आई हैव कंप्लीटेड 40 इयर्स कैन आई ज्वाइन अटल पेंशन योजना? बिल्कुल भी नहीं। लिमिट क्या बताई गई? 18 से 40। 40 का मतलब यहाँ पे ये है कि 39 ईयर्स 364 डेज यहां तक आप रहोगे तो आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आपका 365 डेज हो गया, मतलब आप 40 साल के हो गए, तब आप इसके अंदर नहीं आ सकते, एपीवाई योजना को आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द एज लिमिट, एज बार, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे के चलता है। नाउ वेदर एनआरआई इज एलिजिबल टू ओपन एपीवाई अकाउंट, क्या एनआरआई जो है वो एपीवाई अकाउंट खोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खोल सकते हैं। बाकी कंडीशन मेट होनी चाहिए कि आपका एज ग्रुप ये होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप एनआरआई हैं तब भी आप एपीवाई के अंदर आ सकते हैं, इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर ओपनिंग ऑफ एपीवाई अकाउंट व्हाट विल हैपन इफ सब्सक्राइबर बिकम्स नॉन सिटीजन ऑफ कंट्री, मतलब कि जब आपने एलिजिबिलिटी देखा तो कहा गया कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ऑप्ट फॉर एपीवाई स्कीम। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसने एपीवाई अकाउंट खुलवा लिया था, पहले सिटीजन ऑफ इंडिया था और लेटर ऑन वो क्या हो गया, नॉन सिटीजन हो गया कंट्री का, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी उसका अकाउंट चल रहा था उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, और देखा जाएगा कि उसमें उसने कितने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कितना उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्या? आपके AMC चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो लेस करेंगे, और जो भी पैसा निकल के आएगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर कोई ऐसा होगा जो 1 जून से लेके 31 मार्च वाला बंदा होगा, 1 जून 2015 से लेके अगर 31 मार्च वाला बंदा होगा तो उसको को कॉन्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी भी दी गई होगी। 31 मार्च वाला बंदा होगा तो इसको को कंट्रीब्यूशन की फैसिलिटी दी गई होगी, जहां पे गवर्नमेंट ने 5 साल तक इसके लिए को कंट्रीब्यूट किया होगा। तो क्या ये फायदा इसको देंगे? नहीं जी, ये फायदा इसको नहीं मिलेगा। आपको मैंने पीछे भी चीज समझाई थी कि ये गवर्नमेंट दिया प्रमोट करने के लिए, पहला प्रमोशन था कि आप इस पीरियड में इस स्कीम से जुड़े, दूसरा कि आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 60 साल की उम्र तक इस स्कीम के साथ बने रहें, बीच में भाग ना जाए, इसको कंट्रीब्यूशन का फायदा उठा के गोली ना हो जाए। इसलिए कहा गया कि भैया आपको एंड तक बने रहोगे तभी आपको को कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई बीच में एग्जिस्ट करता है, एग्जिट कर जाता है ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ पे एक रीजन देख रहे हैं हम जो कि नॉन सिटीजन हो गया कंट्री का, कोई और रीजन भी हो सकता है, आपका पर्सनल रीजन भी हो सकता है, बट अगर किसी भी रीजन से आप अपनी मैच्योरिटी जो है, आपको जो 60 साल की यहाँ पे सीमा बताई गई है, उससे पहले अगर आप एग्जिट करने का सोचते हो, तो जो भी को कंट्रीब्यूशन का फायदा जो गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट किया था उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, जिसमें हमने बात की कि एपीवाई अकाउंट को किसी को ओपन करना हो तो उससे संबंधित क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। काफ़ी कुछ आपने यहाँ पे देखा है, इनसे रिलेटेड ही छोटी छोटी बातों से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। चलिए जी, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। टिल देन इतना ही, अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसकी बाकी सवालों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्युमुलेशन फेज की। हमारे एपीवाई के अंदर हमने देखा कि अगर ये पूरा एपीवाई का फेज है तो हमने यहाँ की बात की जब अकाउंट ओपन हुआ आपका, उससे रिलेटेड कई सारे सवाल थे, उनको हमने समझने की कोशिश की। अब ये पीरियड है आपका, और फिर यहाँ पे आएगा आपका एग्जिट का पीरियड। ठीक है, अब इस पीरियड में आप बीच में जहाँ पे आपका फंड जो है वो एक्युमुलेट हो रहा है, आपके जो पैसे, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो पहुँच रहा है स्कीम के पास, और उसके तहत आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी उससे रिलेटेड सवाल बनेंगे, उसकी बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सबसे पहला सवाल है, व्हाट अमाउंट वन नीड्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एपीवाई। एपीवाई में कितना पैसा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्री कैलकुलेटेड चीज़ें हैं सारी की सारी, मतलब मैथमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी गई है यहाँ पे पहले से ही कि आपको कितना पैसा बाद में चाहिए वो आप बता दो, क्या आपकी एज है वो आप बता दो, हम उसके बेस पे कैलकुलेट कर देंगे कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, एज द केस में भी जो भी आप स्कीम ऑप्ट करते हो। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल सिचुएशन जो कि आपको एनेक्चर 1 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा किसको देना पड़ता है। इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है एज सच, क्योंकि ये वो है जब आप ऑप्ट करने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके
के रेफरेंस से कि आप किस एज कैटेगरी में आते हैं, क्या आपको ऑप्ट करना है, उसके बेस में आपको कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना रहेगा। ठीक है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपको ये एनेक्चर दिखेगा इस पीडीएफ में। इसमें आप देखेंगे कि अगर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ कॉर्पोरस अमाउंट टू दी नॉमिनी। ठीक है, जो नॉमिनी को है वो कितना रिटर्न मिलेगा। तो सपोज कीजिए, पहले लेते हैं कि आपने एक पेंशन प्लान चुना जिसमें कि आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले कितना, 1000 रुपए का। ठीक है सर, उसके बाद 1000 रुपए का अगर आप पेंशन प्लान चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपके नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.7 लाख रुपीज। 1.7 लाख रुपीज किसको मिलेगा, आपके नॉमिनी को मिलेगा। मतलब कि जब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी और मिसेज एक्स की भी डेथ हो जाएगी तो जो उसके नॉमिनी होंगे उसको कितना पैसा मिलेगा, इस केस में 1.7 लाख रुपीज। नाउ अब कैलकुलेशन कैसे कैसे आती है कि आपको कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए अगर आप 18 साल की उम्र में एंटर करते हैं तो क्या आपका वेस्टिंग पीरियड होगा, मतलब कितने साल तक आप पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप 18 साल में इन करते हैं तो आप 42 साल तक पैसा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। 42 ईयर्स जो है वो आपका यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब आप चूज करते हैं सपोज कि आपको मंथली कंट्रीब्यूट करना है तो आपको सिर्फ 42 रुपीज यहाँ पे जमा करने हैं। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो आपको 127 रुपीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, और अगर आप ईयरली करते हैं तो आपको 256 रुपीज कैलकुलेट यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करना रहेगा। कितने सालों तक, 42 ईयर्स तक। ये अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा, पहले आपको, आपकी डिमाइस के बाद आपकी वाइफ को, आपके स्पाउस को, और उसके बाद जो भी नॉमिनी होगा उसको इतना पैसा यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल प्री कैलकुलेटेड, कुछ भी इसमें नहीं है। एक और एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर आप 5000 ऑप्ट करते हैं तो उसके इसमें आपकी नॉमिनी को कितना मिलेगा, 8.5 लाख रुपीज। लेकिन उसके लिए आपको हायर कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगेन अगर आप 18 साल की उम्र में हैं और अगर आप मंथली ऑप्ट करते हैं तो 210 रुपये आपको कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो 634 रुपीज, और अगर आप ईयरली करते हैं तो 1281 रुपये आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना रहेगा। तो ये एक चार्ट है जो गिवन है यहाँ पे। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। इस पैटर्न पे आप कंट्रीब्यूट करें, आपको जो आगे मिलना है वो डिसाइडेड है। सारी चीजें यहाँ पे पहले से डिसाइडेड है। तो दिस इज जस्ट अ एनेक्चर। लास्ट अगर आप देखते हैं तो कोई 40 ईयर्स पर अगर इन करता है तो कितने साल तक वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, आगे वाले 20 सालों तक। तो उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली बात है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो उसका वेस्टिंग पीरियड है वो कम हो गया। मतलब जो पैसे जमा करेगा वो कम सालों तक जमा करेगा, फायदा पूरा लेना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है आपको जमा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए ये बात समझ में आ गई कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस एनेक्चर के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। नाउ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले सवाल की। कम यप, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई अकाउंट। क्या मोड और क्या फ्रीक्वेंसी है। तो भैया जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपने देख ली कि आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली इंटरवल्स पे कर सकते हो। ये किसकी बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन की। आपको पेंशन मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहा, आपको कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली इंटरवल पे कर सकते हो। थ्रू कैसे, ऑटो डेबिट फैसिलिटी। जैसे कि आपने पीछे देखा था कि आपका एक यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है ताकि आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे आपका पैसा जो है वो डिडक्ट किया जा सके और वो डायरेक्टली एपीवाई स्कीम में जमा हो सके। तो ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रहा है ऑटो फैसिलिटी की कि ये आपका मोड होगा कि पैसा जमा करने का और कोई तरीका नहीं है। आप कहीं जाके जमा नहीं करेंगे, कोई यूपीआई नहीं करेंगे, कोई चेक नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कटता रहेगा। मोड आपके ये सारे हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई। भैया ड्यू डेट क्या होगी, कोई ड्यू डेट नहीं है जी, कोई भी यहाँ पे ड्यू डेट वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। ड्यू डेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि भैया जिस महीने में अगर आप मंथली लेते हैं तो आपके मंथ के किसी भी डेट पे आपका ये पैसा, मतलब जो भी डेट आप यहाँ पे चूज करेंगे उस डेट पे आपका ये डिडक्शन हो जाया करेगा। अगर आप क्वार्टरली जाते हैं तो उस क्वार्टर का जो पहला महीना होगा उसके किसी भी डेट में आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट हो जाया करेगा। और अगर आप हाफ ईयरली जाते हैं तो हाफ ईयरली का जो पहला महीना होगा उसके किसी भी दिन में ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे, इसमें ज्यादा आपके क्वेश्चन अभी माइंड में लाना नहीं, इसकी क्लैरिटी आपको आने वाले 2-4 सवालों के अंदर और ज्यादा मिल जाएंगी। तो दिस इज द ड्यू डेट जब आपके अकाउंट से कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। What will happen if the contribution gets delayed? अगर ये डिले हो गया तो उसके इसमें क्या होगा, तो आपसे लिया जाएगा ओवर ड्यू इंटरेस्ट। बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट है बट इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्या है वो भी आपको आने वाले सवालों में आगे दिख जाएगा। इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं दे जाता, मतलब उसका ऑटो डेबिट जो है वो उसके अकाउंट में हिट किया गया लेकिन उसके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली डिले हो जाएगा। अगर डिले हो जाएगा तो आपको क्या वहां पे पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। जितना भी पीरियड ओवर ड्यू होगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेशन है, क्या अमाउंट है, वो आगे आपको दिखेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द ओवरड्यू इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डिलेड कंट्रीब्यूशन। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कहा जा रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपए का है या 100 रुपए के फ्रैक्शन में है तो आपसे 1 रुपए हर महीने के हिसाब से यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बस सर इतना सा, हाँ जी इतना सही है। मतलब कि अगर किसी का कंट्रीब्यूशन सपोज 550 रुपए है तो उससे कितना लिया जाएगा? उससे लिए जाएंगे 6 रुपीज। ठीक है, आपको देखना है 100 और इन पार्ट दे रहा हूं, 500 के 5 रुपए हो गए, 50 के आपको 1 रुपए और देने पड़ेंगे। मतलब हर महीने आपका 6 रुपए का जो है वो यहाँ पे ओवरड्यू इंटरेस्ट है जो कि आपसे बैंक कलेक्ट करेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या अगर आपका ओवरड्यू हो गया, सपोज आपने 2 महीने तक ओवरड्यू रहा, तो थर्ड महीने में क्या होगा? थर्ड महीने में आपके तीनों जो कंट्रीब्यूशन है, पहले 2 महीने का और तीसरे महीने का, तीनों कंट्रीब्यूशन जो है वो एक साथ आपके अकाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हो चुके हैं कि वो तीनों की यहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड कर सके, तो आपके तीनों जो कंट्रीब्यूशन होंगे वो एक साथ यहाँ पे काट लिए जाएंगे उसी ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको ओवरड्यू इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया जाएगा, जो भी आपका कैलकुलेट होगा आपकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। रेट आपको ध्यान रखना है कि भैया 100 रुपए के फ्रैक्शन में है, हर 100 रुपए पर आपसे 1 रुपए का यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से ओवरड्यू इंटरेस्ट लिया जाता है। नाउ अगला सवाल, what will happen if required or sufficient amount is not maintained in the saving bank account for contribution on due date। सेम चीज है कि भैया अगर आपके बैंक में उतने पैसे थे ही नहीं, मतलब कि आपका डिले हो गया कंट्रीब्यूशन, अगर पैसे नहीं थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो डिले हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कहा जा रहा है कि सपोज करो आपने डेट फिक्स की थी 15 तारीख, ठीक है, 15 तारीख को आपके बैंक में वो ऑटो डेबिट हिट किया गया, लेकिन पैसे थे नहीं तो वो फेल हो गया। तो उस केस में जो भी महीना होगा, लेट्स से मैं बात करता हूँ अप्रैल का, तो अप्रैल 15 को पहले हिट किया गया, फेल हो गया, फिर ये हिट किया जाएगा अप्रैल के लास्ट डे को, मतलब 30 अप्रैल को दोबारा से हिट किया जाएगा कि चेक कर ले कहीं पैसा आ गया हो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे फुलफिल हो जाए। अगर नहीं होता है तो उस केस में आपका ये जो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है ये चला जाएगा डिफॉल्ट के अंदर, मतलब कि ये आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी में इसको मैप कर दिया जाएगा। और उसके बाद आने वाले महीने में जब भी आप अपना ये कंट्रीब्यूशन दोगे, आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो जाएगा, तो आपसे कंट्रीब्यूशन भी लिया जाएगा प्लस उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, विच इज कॉल्ड ओवरड्यू इंटरेस्ट, जो कि आपने ऊपर देखा। अगर 4-6 महीने का आपका ये ओवरड्यू हो गया है तो जो भी 7वां-8वां महीना जब भी आपके बैंक में सफिशिएंट पैसा होगा, उस महीने में उस मंथ का कंट्रीब्यूशन तो काटा ही जाएगा, प्लस जितना भी पीछे की पेंडिंग कंट्रीब्यूशन होगी वो भी काट ली जाएगी, साथ ही में उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी डिडक्ट कर लिया जाएगा, विच इज ओवरड्यू इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब एक साथ एक से ज्यादा भी कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से काटे जा सकते हैं अगर आप डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं तो। अगला सवाल, What will happen to APY अकाउंट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट। अगर कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट है, मतलब कि भैया आपने पैसे जमा करना ही बंद कर दिया, आपने शुरू के 6 महीने पैसे जमा किए, 6 महीने आपके कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद अब आप पैसे जमा कर ही नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपने बंद ही कर दिया, आप भूल ही गए, आप जमा कर ही नहीं रहे, आपने बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया या कुछ भी ऐसा काम किया है, तो उसको इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यहाँ पे डिडक्शंस करेंगे आपके इंटरेस्ट की, आपकी मेंटेनेंस चार्जेस की, मतलब कि मेंटेनेंस चार्जेस और इंटरेस्ट के अकाउंट में आपके जो भी यहाँ पे फंड एक्यूमुलेट हुआ रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पैसे काट लिए जाएंगे। सपोज करो 6 मंथ में आपने यहाँ पे 600 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, अब 600 रुपये आप भूले बैठे हो, आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे हो, तो हर पीरियड पे पीरियोडिकली बेसिकली क्या होगा कि आपके इस पैसे में से एएमसी डिडक्ट किया जाएगा। वो एएमसी कितना होता है वो भी आप आगे देखेंगे। जो भी आपका एएमसी है, जो भी चार्जेस लगते हैं, जितने भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं, वो पूरी लिस्ट दी हुई है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा। ये सारे चार्जेस में से काटे जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, जो भी इनकी पीरियोडिसिटी है। और कब तक काटते रहेंगे? जब तक ये पैसा क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ऑब्वियसली बात है, जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन बैंक यहाँ पे कुछ काट नहीं पाएगी, आपका जो स्कीम प्रोवाइडर है वो कुछ यहाँ पे काट नहीं पाएंगे, और उस दिन आपका ये अकाउंट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टिल जब तक उसका बैलेंस कितना नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आप इसको चलाना चाहें तो आपको पता है कि भैया आप ओवरड्यू इंटरेस्ट पे करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट है, आप आ ही नहीं रहे, पलट के आप आना ही नहीं चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? आपके पैसे को इस तरीके से जीरो तक ले आया जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड इन एपीवाई। एपीवाई का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? तो आपको पता है कि एपीवाई जो है वो कौन मैनेज करता है? एपीआई मैनेज किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा। अब पीएफआरडीए क्या करती है? एपीवाई के साथ साथ क्या मैनेज करती है? एनपीएस भी मैनेज करती है। तो बेसिकली ये दोनों की दोनों क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों आपके पैसों को एक्युमुलेट करते हैं, इसका एक कॉर्पस क्रिएट करते हैं, और वो पैसे को
मैनेज करने के लिए, उस फंड को मैनेज करने के लिए किसको दे देते हैं, पेंशन फंड मैनेजर को। पेंशन फंड मैनेजर को वो दे दिया जाता है। आपने देखा था एनपीएस के अंदर 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, उसी में से 3 पेंशन फंड मैनेजर ऐसे भी हैं जो एपीवाई के पैसे को भी मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एंड यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये जो आपके फंड मैनेजर्स हैं, ये आपका जो एक्यूमुलेटेड फंड है उसको मैनेज करते हैं एज पर दी गाइडलाइंस इशूड बाय पीएफआरडीए। जो भी पीएफआरडीए ने गाइडलाइंस इशू की है उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ है उसको ये लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन हो, इधर एनपीएस इधर एपीवाई। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे आपका पैसा मैनेज किया जाता है इन्हीं पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपने देखा कि कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो आपके सवाल निकल के आते हैं। आगे और बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, इसको यही रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, विच इज सब्सक्राइबर रिलेटेड सर्विसेज अंडर एपीवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं इसके अंदर जो कि आपके एग्जाम को हिट करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बिल्ड हो पाएंगे। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसके अंदर, व्हाट आर दी न्यू फंक्शनैलिटीज अवेलेबल टू एन एपीवाई सब्सक्राइबर, वेदर दीज फंक्शनैलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन। ऑब्वियस सी बात है, पीएफआरडीए जो है वो सारी चीज़ों को ऑनलाइन लाने में लगे हुए हैं, इस तरीके से फैसिलिटेट करने में कि अगर कोई चाहे तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो घर बैठे ही सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो उसके लिए एक डेवलप किया गया क्या, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जो आपने पीछे भी ये शॉर्ट फॉर्म देखा था CRA, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट इज व्हाट, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो कि अपॉइंट किया किसने, पीएफआरडीए ने। क्यों, ताकि वो डेवलप कर सकें इस टाइप की फंक्शनैलिटीज को, ताकि सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज हो सके। तो ये CRA है जो कि सारी चीज़ों को, सारी फंक्शनैलिटीज को डेवलप करता है सब्सक्राइबर को ईज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर सारी चीज़ें ऑनलाइन घर बैठे मैनेज कर सकें। तो अब उन फंक्शनैलिटीज को हमें देखना है एक बाय एक कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ सबसे पहला मॉड्यूल आता है इसके अंदर, इसमें बात करेंगे अपग्रेड और डाउनग्रेड की। मतलब कि किसी ने कोई पेंशन प्लान जो है वो ऑप्ट किया था लेट से 1000 वाला, अब इसको 2000 पे आना है। मतलब कि 1000 का उसने चूज किया था, वो कंट्रीब्यूशन उस अकॉर्डिंग कर रहा था, उसको 2000 पे आना है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या सपोज कोई 5000 का किसी ने आउट किया था, अब उसको 3000 पे आना है, मतलब डाउनग्रेड करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी बात की जा रही है। तो इस फंक्शनैलिटी को किस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसके लिए डिजिटल यूटिलिटी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड एपीवाई अपग्रेड, एपीवाई डाउनग्रेड व्यू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, तो इसके अंदर सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम पेंशन जो है वो देखना रहेगा कि मिनिमम पेंशन उसका क्या है, जो उसको वहां पे कंट्रीब्यूट करवाना है, जो कि जनरली हमने देखा था कि स्टार्टिंग में इंसान ऑप्ट करता है। अब जो पीएफआरडी की गाइडलाइंस है वो उसको एक फ्रीडम देती है कि भैया इसको आप चेंज कर सकते हो, आप जब चाहे उसको बढ़ा सकते हो, जब चाहे इसको घटा सकते हो, लेकिन कब और कितनी बार। तो इसको आप कभी भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर आपको ये फैसिलिटी सिर्फ एक बार दी जाती है। सब्सक्राइबर को एक बार सिर्फ दिया जाता है थ्रू आउट द ईयर। और ये कब से शुरू हुआ था, 1 जुलाई 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी कि आप अपनी जो भी स्कीम आपने ऑप्ट किया उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो 1 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो ये आप कर सकते हो किसके थ्रू, ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपने ऑप्ट किया था मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसको भी आप चेंज यहाँ पे इजिली कर सकते हो। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। अगली फैसिलिटी क्या है, पैन कार्ड प्रिंटिंग। PRAN कार्ड अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप क्या वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या है, बेसिकली 2 चीजें हैं, पैन कार्ड प्रिंटिंग हो गया, या फिर अगर आपको SOT फैसिलिटी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर आपको देखना है, आपको जानना है क्या बैलेंस है, क्या स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया और कहा गया कि भैया इंसान जो है वो चाहे तो फिजिकल पैन कार्ड ले या फिर फिजिकल पैन कार्ड वो मतलब जो भी हमारे POPs होते हैं उनके थ्रू उनके पास जाके वो उसको कलेक्ट कर सकता है, या फिर चाहे तो वो ENPS पोर्टल जो है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी बेसिकली ENPS पोर्टल से ही मैनेज होती है, जहाँ से NPS मैनेज होता है वहीं से आपका APY भी मैनेज होता है। तो ENPS पोर्टल से आप जो है अपने फिजिकल पैन कार्ड को एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास उसको रख सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आप ये वाली फैसिलिटी आप जो है वो अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। मतलब कि आप पोर्टल पे जाके वहाँ से
पैन कार्ड जो है आपका वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। बेसिकली आज के टाइम पे दो ही चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, या तो आप किसी पोर्टल पे जाइए, किसी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए, और इसी की मैक्सिमम सुविधाएं आपको अगर मोबाइल ऐप पे मिल जाती हैं तो वो भी आजकल लोगों को पसंद आता है, क्योंकि वो काफ़ी आसान हो गया है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन नाउ। अगला सवाल, नेक्स्ट फैसिलिटी क्या आती है आपकी, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एपीवाई अकाउंट। अब कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एपीवाई अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या है कि सपोज कीजिए एक सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर की हो जाती है मृत्यु। अब सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, लेट से उसने जो ये स्कीम में आया था वो आया था एट द एज ऑफ 25 और उसकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 45। अब 45 की मृत्यु होने के बाद इसके जो स्पाउस है उसके पास दो ऑप्शन बचता है, एक तो वो पूरा विड्रॉ कर ले पैसा जो भी जमा किया गया है, और दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो इस एपीवाई अकाउंट को कंटिन्यू करे। कब तक? जब तक इस सब्सक्राइबर की 60 एज पूरी नहीं हो जाती। मतलब कि जो सब्सक्राइबर का बैलेंस पीरियड है, बैलेंस वेस्टिंग पीरियड है, उसको उसका स्पाउस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। वो सेम अमाउंट जितना भी ये कंट्रीब्यूट किया करता था सब्सक्राइबर, वो ये कंट्रीब्यूट करेगा उसके बिहाफ पे, और इसके बाद जो भी इसकी फैसिलिटीज है वो ऑब्वियसली इसको मिला करेंगी जो भी पहले से डिसाइडेड था। तो अगर किसी को ये कंटिन्यूएशन करना है तो क्या ये ऑनलाइन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो स्पाउस है उसके पास ऑप्शन होता है कंटिन्यू करने का एपीवाई अकाउंट को, कब? जब उसके सब्सक्राइबर की क्या हो जाती है? डेथ। ये भी सीआरए सिस्टम के अंदर पॉसिबल है, आप इस कंटिन्यूएशन को ऑनलाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस को। नाउ कंटिन्यूएशन जो है उसको करने के लिए आपको कुछ बातें यहाँ पे हैं जो बताई गई, ध्यान में रखना है। वो क्या कि अगर जो आपका सब्सक्राइबर है उसकी डेथ होती है तो उसके बाद जो स्पाउस उसको कंटिन्यू करेगा तो क्या उसको पुराना प्लान मिलेगा या नया प्लान मिलेगा? मतलब मिस्टर एक्स वाले प्लान पे उसको कंटिन्यूएशन करना रहेगा या मिसेज एक्स का अपना एक प्लान अकाउंट नंबर होगा? ऑब्वियस ही बात है, इसका अपना एक पीआरएएन अकाउंट नंबर होगा, बिकॉज दिस इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन से लिंक्ड होता है, अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता। तो अगर मिसेज एक्स को ये कंटिन्यू करना है सब्सक्राइबर का जो भी एपीवाई स्कीम था, तो उसके लिए उसको एक नया पीआरएन अकाउंट मिलेगा। और सपोज कीजिए अगर मिसेज एक्स का ऑलरेडी एक पीआरएन हो, ये भी पॉसिबल है कि इनका एक पीआरएन अपना था, इनकी डेथ हो गई, अब अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसके पास एक पीआरएन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो ये स्कीम था वो इसी में मैप कर दिया जाएगा। मतलब पीआरएन नंबर तो एक व्यक्ति का एक ही रहेगा, इसके अंदर इसके दो स्कीम चल रहे होंगे, एक चलेगा इसका खुद का सेल्फ और एक चलेगा इसके स्पाउस का, और दोनों की फैसिलिटी इसी एक व्यक्ति को मिलेगी। अपनी वाली जो चल रही थी वो तो मिलेगी, साथ में जो स्पाउस वाली होगी वो भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जो भी बैलेंस यूनिट होंगे इसके मिस्टर एक्स के, वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसके अकाउंट में? यहाँ पे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे स्पाउस के अकाउंट में थ्रू दिस ऑनलाइन फैसिलिटी। और स्पाउस जो है वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल कि भैया स्पाउस जो है वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कंट्रीब्यूट करेगा। अपने जो सब्सक्राइबर था वो तो रहा नहीं, तो उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी नहीं बचेगा, तो उससे कंट्रीब्यूट करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। ठीक है सर। नाउ कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को वो चाहे तो चेंज भी कर सकता है, और चाहे तो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट उसके सब्सक्राइबर का था स्पाउस उसी को एज इट इज कंटिन्यू कर सकता है। अगला आता है आपका सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे FATCA एक्ट जो है हमारा, फटका एक्ट जिसको कहते हैं, इसके अंदर फॉरेन एसेट्स की बात की जाती है, वो मैंडेटरी है उसका कंप्लायंस होना। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कंप्लायंस करनी होती है, जो भी आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है कि आपकी क्या एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, क्या इनकम आप जनरेट करते हो फॉरेन कंट्रीज से, उसके बारे में जानकारी आपको देनी होती है। एनपीएस में भी देनी पड़ती है, और यहाँ पे भी सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो जरूरी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो किसी अगर नए सब्सक्राइबर को आना है, नए सब्सक्राइबर को अगर ज्वाइन करना है तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू। उसके बाद अगर किसी नए सब्सक्राइबर को आना है तो वो आ गया। दूसरा, अगर कोई ऑलरेडी एनपीएस लाइट का सब्सक्राइबर, अब एनपीएस लाइट बेसिकली क्या है? वो एनपीएस लाइट जो है वो एक कह सकते हो मिनी एनपीएस टाइप की फैसिलिटी थी, जो कि पेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी बिफोर एपीवाई एंड एनपीएस। तो अगर किसी ने ये ऑप्ट किया हुआ है जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसको अगर यहाँ से ट्रांसफर होकर अपने सारे बैलेंसेस को, सारे फैसिलिटीज को एपीवाई में लाके शिफ्ट करना हो, तो ये भी माइग्रेशन का काम यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि स्पाउस को अगर आना है तो स्पाउस को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाएगी तो उसके स्पाउस को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो वो वाला रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप ऑनलाइन फैसिलिटीज यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करोगे आप? ENPS के जरिए। कैसे करेंगे हम?
ENPS के जरिए ये वाली काम किया जा सकता है। APY@ENPS डिजिटल ऑन बोर्डिंग फैसिलिटी इनटू APY में आने के लिए डिजिटल फैसिलिटी, जिसके अंदर आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर माइग्रेट करना है तो आप वो कर सकते हैं, और अगर किसी की डेथ होने के बाद अगर उसके स्पाइस को रजिस्ट्रेशन करना है और वो लिंक करना है अपने अकाउंट को सब्सक्राइबर के साथ, तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल फॉर्म कहीं भी सबमिट करने की आवश्यकता या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है आपका CGMS। बेसिकली क्या है कि अगर सेंट्रल ग्रीवेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कि अगर ग्रीवेंसेस को मॉनिटर करने की बात करें तो उसके लिए भी एक अलग से मॉड्यूल है, विच इज APY ग्रीवेंसेस मॉड्यूल, जिसके अंदर जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं वो आप लॉक कर सकते हो, उसके अंदर उसको फैच कर सकते हो, उसके अंदर आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी परेशानियां हैं। कौन इसको कर सकता है? आप खुद भी इसको कर सकते हैं, या फिर आपके जो APY SP हैं, SP बोले तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके POPs वगैरह होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर भी आपके बिहाफ पे आपकी ग्रीवेंसेस, आपकी क्वेरी, आपकी रिजोल्यूशन वगैरह को चेक कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इनको भी प्रोवाइड की गई है, जो कि ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए हो जाता है। बात करें मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो हाँ जी, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे आपने NPS का देखा था, तो NPS जो है वो आपका गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, और साथ ही में वो आपका एप्पल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करें हम APY की, तो APY जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है, एप्पल पे नहीं है। आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि भैया ये बिल्कुल गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई है, जो कि बिल्कुल मिनिमम पेंशन की बात कर रहा है, तो वो लोग एप्पल का फोन क्या ही यूज करेंगे। गूगल एंड्रॉइड जो है वो आपका स्मार्टफोन नॉर्मल रीजनेबल फोन्स के अंदर भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो इसलिए इस ऐप को भी जो रखा गया वो किस पे रखा गया? सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे। किस नाम से है ये ऐप? ये ऐप का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये। इस ऐप का नाम है APY एंड NPS लाइट। APY एंड NPS लाइट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, और इस ऐप से भी आप अधिकतम अपने सारे काम जो हैं वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बताइए इस ऐप के अंदर क्या क्या चीजें आपको की जा सकती है। तो मोटी मोटी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने लास्ट रिसेंट के 5 ट्रांजैक्शंस इसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये ऐप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी इसके चार्जेस आपको नहीं देने होते। अगर आपको ट्रांजैक्शन डाउनलोड करना है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो वो भी आप फाइनेंशियल ईयर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मोरलेस आप ऐसा समझ लो कि ये एप्लीकेशन के जरिए जो नॉर्मली सारी सिनेरियो जितनी भी पॉसिबल होते हैं वो सारा कुछ यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको पता ही है NPS CRA की वेबसाइट है जो NSDL से लिंक्ड है, इस पे आप जाएंगे और आपको ये सारे फीचर्स जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। वेदर वेरियस फॉर्म्स अंडर APY आर अवेलेबल, मतलब किसी को माइग्रेट करना है, किसी को सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, डेथ होने के बाद वाली फैसिलिटी करनी है, तो इन सभी के लिए सेपरेट फॉर्म्स है। ये सारे सेपरेट फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल हैं? तो अगेन सेम वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं। इस पर आपको सारे जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विल देयर बी एनी ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर हायर और लोअर पेंशन अमाउंट? ऑब्वियसली ये तो हमें पहले से पता है, तो नया क्या बताया गया? तो देखो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नई भी बताई जा रही हैं। ये तो हमें पता है कि ऑप्शन है, हम चाहे तो अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा घटा सकते हैं, चाहे तो अपने पेंशन अमाउंट को बढ़ा घटा सकते हैं। ये फैसिलिटी तो हमारे पास है, और ये हम कितनी बार एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि सपोज कीजिए आप अपग्रेड करते हैं, तो अपग्रेड करेंगे तो एक डिफरेंशियल अमाउंट क्रिएट होगा। उसका क्या मतलब कि आप पहले 1000 के पेंशन अमाउंट पे थे, अब आप 2000 पे जाना चाहते हैं। जैसे 2000 पे जाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो पहले कम जा रहा होगा, अब उसके मुकाबले ज़्यादा जाएगा। अब ये कंट्रीब्यूशन लेट से था पहले 50 रुपये, अब कंट्रीब्यूशन आपका जा रहा है 100 रुपये। तो जो इसका डिफरेंस निकल के आया 50 रुपये मल्टीप्लाइड बाय जो भी पीरियड था, इतना आपको कंट्रीब्यूशन एक साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अंदर आना चाह रहे हैं। मतलब कि जो आपका पहले का कंट्रीब्यूशन था और नए वाले जो आप पेंशन अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो पैसा भी आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप फैसिलिटेट हो जाएंगे हायर अमाउंट के लिए। ठीक है, तो ये पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। साथ ही में इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको 8% पर एनम के हिसाब से मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप इसमें जोड़ेंगे, और वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आपको अपग्रेड करना है तो। इन शॉर्ट, अपग्रेड करने से पहले आपका कंट्रीब्यूशन कुछ था, अपग्रेड करने के बाद कंट्रीब्यूशन कुछ हो जाएगा, बाद वाला कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इसका जो भी डिफरेंस होगा वो आपको निकालना है। उसमें 8%
के हिसाब से 8% पर एनम मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से आप इंटरेस्ट जोड़ोगे, जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसको आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है सर। और अगर बात करें आप डाउनग्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका पैसा कुछ ना कुछ बचेगा, तो वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद जो भी उसका रिटर्न्स उस पर जनरेट हुआ होगा, जितना भी परसेंट। ये परसेंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, वो 12% भी हो सकता है और वो 7% भी हो सकता है, लेकिन जब जमा करने की बात आ रही है तो इन्होंने रेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करके दे दिया है, दैट इज 8% पर एनम, जो कि आपको डिपॉजिट करना रहेगा। ठीक है। आप इस फैसिलिटी को जब एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आप अपग्रेड करें चाहे आप डाउनग्रेड करें, आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे विच इज 50 रुपीज़। हर बार जब आप अपग्रेड या डाउनग्रेड करेंगे तो आपको 50 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। और ये जो 50 रुपीज़ होती है ये शेयर किया जाता है किसके द्वारा? पीओपी और सीआरए के द्वारा। जो सीआरए एजेंसी है और जो आपके एपीवाई के सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये दोनों लोग इसको हाफ हाफ इक्वली बांट लेते हैं। ये जो चार्जेस हैं वो इन दोनों में बढ़ जाया करती है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। ये चार्जेस आपसे तब नहीं लिए जाएंगे जब ये जो अपग्रेड या डाउनग्रेड हो रहा है ये किसी एरर की वजह से हो रहा है। मतलब कि आपने ऑलरेडी चूज किया था 2000 रुपये का प्लान, लेकिन आपको मिला 1000 रुपये का ड्यू टू एनी एरर। अब आप कह रहे हो, कंप्लेन करते हो, आप कहते हो भैया इसको 2000 का वापस से करो, तो इस 2000 करने में अपग्रेडेशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इस पे सिस्टम का डिफॉल्ट है, तो इस केस में आपसे ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज आपसे ये चार्ज लिया जाएगा, ये फीस आपको वहां पे देना पड़ेगा। नाउ हाउ विल आई नो द स्टेटस ऑफ माई कॉन्ट्रीब्यूशन? आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं? तो जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जब जब कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करेगा, आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू एसएमएस। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू आपको एसएमएस प्रोवाइड किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहें तो आप इसके मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन का स्टेटस क्या है, कितना पैसा आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और कितना उसके अंदर फंड आपका अवेलेबल है। और साथ ही में एक फिजिकल स्टेटमेंट भी आपके घर के पता पे भेजा जाएगा। आपके घर का जो भी पता है उस पर डिलीवर किया जाएगा वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। हर साल में एक बार जो भी पूरे साल का आपका स्टेटमेंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको वो चिट्ठी पोस्ट के थ्रू आपके पास भेजा जाएगा, आपके जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उस पर। अगला सवाल, विल आई गेट एनी स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन? ऑब्वियसली बात है, हमने ऊपर कवर कर लिया कि आपको स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन मिलता है, साल में एक बार मिलेगा, पूरे साल का मिलेगा और आपके जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उस पर वो डिलीवर कर दिया जाएगा। नाउ इफ आई मूव फ्रॉम माई रेजिडेंस सिटी, हाउ कैन आई मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू एपीवाई अकाउंट? कोई कह रहा है कि भैया हम दिल्ली में रहते थे, अब हम छोड़ के बैंगलोर चले गए, तो उस केस में जो हमारा एपीवाई अकाउंट है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो आपका स्टेट तो यहाँ मैटर करता ही नहीं है। मतलब क्या है, जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लिंक्ड है आपके बैंक से। आप पूरे देश दुनिया में कहीं भी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके बैंक से लिंक्ड है। ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, डायरेक्टली आपके बैंक से वो पैसा काट लिया जाता है और आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लाई वहां पे कर दिया जाता है। आपका एड्रेस जो है वो चेंज होता रहे वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। अगला सवाल, इफ आई एम एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ एपीवाई, कैन आई चेंज माई मंथली ऑटो डेबिट फैसिलिटी टू क्वार्टरली और हाफ ईयरली एज पर माई कन्वीनियंस? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपनी जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी है उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये वाला काम जो होगा वो आप सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हर महीने इस चीज़ को चेंज कर रहे हो, ये फैसिलिटी नहीं है। आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन एक साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार। क्या कोई टोल फ्री नंबर है जिसपे हम बात करें, अपना रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करें और हमें अगर कोई जानकारी लेनी हो, कोई सुविधा लेनी हो तो हम ले सके? तो हाँ जी, एपीवाई स्कीम का एक टोल फ्री नंबर भी है विच इज दिस। ये 1800 110 और 069 जो है ये आपका टोल फ्री नंबर है जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी जानकारी है, जो भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन इस टोल फ्री नंबर पे आप तब कॉल नहीं कर पाएंगे जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आपको कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो। तो इसलिए आपको इसके बारे में अगर कुछ जानकारी लेनी है जो कि इस वीडियो में रह जा रही है तो आप पहले ही जानकारी ले लें। इस टोल फ्री नंबर पे बात करके एग्जाम में ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ना ही आपको इस फैसिलिटी को एक्सरसाइज करना है इन एनी मैनर। चलिए जी, तो दिस इज ऑल्सो एरिया जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उसको हम लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं उस पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों, तो ख़त्म करते हैं अपने एपीवाई के इस एफएक्यूज को और बचे हुए सारे सवालों को। तो बचे हुए सवाल के अंदर जो पहला सवाल का एरिया आता है वो आता है टैक्सेशन एंड चार्जेस अंडर एपीवाई। क्या क्या टैक्सेशन की यहाँ पे स्कीम्स हैं और क्या क्या चार्जेस जो हैं वो एपीवाई स्कीम में आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। तो पहला सवाल है इसके अंदर, विल आई गेट एनी टैक्स बेनिफिट अंडर एपीवाई स्कीम? एपीवाई स्कीम अगर हम ऑप्ट करते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या उसका कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? तो ऑब्वियसली मिलेगा। आपने देखा कि एनपीएस में आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो उसको डिडक्शन की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। और सेम उसी तरीके से जो फैसिलिटी आपको एनपीएस में मिलती है वही फैसिलिटी आपको एपीवाई में भी मिलती है।
पर आप इसको ये सोचें कि एपीवाई जो है बेसिकली वो थोड़े से लो इनकम वाले लोगों के लिए फैसिलिटेट किया गया है। अब जो लो इनकम वाले लोग होंगे वो इनकम टैक्स बेनिफिट की उनको नौबत ही नहीं आती होगी, बट स्टिल कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जो कि एनपीएस में भी है, एपीवाई के अंदर भी आ गया है और वो किसी न किसी तरीके से एलिजिबल है इस टैक्स बेनिफिट को लेने के लिए, तो उसको पूरी तरीके से टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, ये नोटिफाई किया जा चुका है। ठीक है, चलिए जी, तो टैक्स बेनिफिट एपीवाई का भी मिलता है। एज ऑफ नाउ आपको क्वेश्चन के एंगल से आपको ध्यान में रखना है ये वाली बात। अगला सवाल, व्हाट आर द फीस एंड चार्जेस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एपीवाई अकाउंट। एपीवाई अकाउंट अगर मेंटेन करते हैं तो इसके रिलेटेड क्या क्या फीस और चार्जेस हैं, ये आप अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। ज़्यादा चार्जेस हैं नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, बट आप उसको याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहला, बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं। सबसे पहला है आपका CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है, क्या ये चार्जेस लेती है? हाँ जी लेती है। PRA मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अगर आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है तो वो कितना लिया जाता है? तो कह रहे हैं क्या कि 15 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। एनुअल PRA मेंटेनेंस कॉस्ट पर अकाउंट, जो आपका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ लिया जाएगा? हाँ जी लिया जाएगा। NSDL के द्वारा होगा तो 25 रुपीज़ होगा और कार्वी के द्वारा होगा तो 14 रुपीज़ 40 पैसे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। क्या ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्ज किया जाएगा? नहीं जी, ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो उसके ऊपर कोई चार्ज लिया जाएगा, उस पर कोई चार्ज CRA नहीं लेगी। अब ये सारे जो चार्ज है वो कब लगाया जाएगा, ये चार्जेस आपसे कब कलेक्ट किए जाएंगे? जब आपके यूनिट्स कैंसिल होंगे, मतलब जिस दिन आप इसको या तो एग्जिट कर रहे होगा या आपका पेंशन एक्सरसाइज हो रहा होगा, उस दिन आपसे ये चार्ज जो होगा वो आपसे ले लिया जाएगा, आपके अकाउंट में से, आपके पैसों में से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। अगला बात आती है आपकी POP, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस या फिर APY सर्विस प्रोवाइडर, क्या ये लोग कुछ चार्जेस लेते हैं? तो अगर ये सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोई चार्ज लेते हैं? नहीं जी, नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है क्या उसका कोई चार्ज लेते हैं? नहीं जी, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कोई अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए कोई चार्ज होगा? नहीं जी, कोई चार्जेस नहीं है। ट्रस्टी बैंक की बात करूं तो ट्रस्टी बैंक कोई चार्ज लेता है? कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लेता। अब बात आती है कस्टोडियन, मतलब कि जो आपके इस फंड को मैनेज कर रहा है, फंड को रख रहा है, संभाल के रख रहा है, वो है कस्टोडियन। तो क्या कस्टोडियन के कुछ चार्जेस हैं? मतलब एसेट सर्विसिंग चार्जेस को कहते हैं कि जो आपका पैसा, जो आपका पेंशन एसेट है उसको वो अच्छे से यूज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा रहा है और आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो क्या वो कुछ चार्जेस लेगा? हाँ जी, वो चार्जेस लेगा। कितना चार्जेस लेगा? 0.0032%, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। 0.0032% जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा पर एनम फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट एंड फिजिकल सेगमेंट, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, आपसे ये जो रेट है यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड इन नेट एसेट वैल्यू, अब जो ये चार्जेस हैं ये आपसे क्या अलग से काटा जाएगा? नहीं 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 नहीं, जो भी आपका पैसा होगा उसकी जो NAV होगी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि जो उसकी एक क्लोजिंग फिगर निकल के आएगी कि ये आपका पैसा था, इस पे उसने रिटर्न कमाया और इसको जोड़ा तो एक NAV निकल के आ गया, इसी में से वो अपना चार्जेस यहाँ पे काट लेगा और बताएगा कि आपका NAV जो है वो ये बचता है उसके चार्जेस को लेस करने के बाद, विच इज 0.0032% पर एनम। ठीक है सर। पेंशन फंड चार्जेस, पेंशन फंड के कुछ चार्जेस है क्या? तो भैया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जा रही है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी के नाम से भी आपसे चार्ज किया जाता है 0.102% पर एनम ऑफ AUM। सर ये क्या होता है? AUM इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM की फुल फॉर्म होती है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो जो भी आपके एसेट्स को मैनेज किया जा रहा है, जितना भी उसकी अमाउंट होगी, उस अमाउंट का इतना % पर एनम के हिसाब से, बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज है बट है, जो भी है वो है, तो वो अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया जाता है पेंशन फंड चार्जेस के नाम से। और ये भी पैसा जो है वो आपके NAV से एडजस्ट कर लिया जाएगा, आपको अलग से पैसा देना नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा आपसे काट लिया गया है, बट ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। NPS ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है जो आपकी सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही है, आपकी ग्रीवेंसेस वगैरह की सुविधाएं दे रही है, आपको सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और आपके पैसों को सिक्योर और सेफ गार्ड कर रही है, क्या वो कोई एक्सपेंसेस लेती है, कोई चार्जेस लेती है? हाँ जी, ये भी लेती है 0.005% पर एनम ऑफ AUM। जो भी आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर इतना % पर एनम के हिसाब से लगा लो, जो भी पैसा बनेगा वो ये चार्ज करेंगे और वो भी पैसा कहाँ से चुरा लिया जाएगा? आपके NAV से लेस कर दिया जाएगा। POP और CRA का आपने देख लिया था कि भैया अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन जब होता है तो 50 रुपये चार्ज किया जाता है और ये लोग इक्वली आधा आधा दोनों लोग बांट लेते हैं। तो दीज आर दी चार्जेस, आपको ध्यान रहे तो अच्छा है, अदरवाइज आपने मोटा मोटा अगर इसको सुन भी लिया तो आपको आप ऑप्शंस के अंदर ये स्टेट चीज़ें दिखाई देंगी, ये परसेंटेज दिखाई देंगे, तो आप रिलेट करके सही आंसर यहाँ पे मार्क कर पाओगे। बात करें एग्जिट की, अब जब एग्जिट करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं यहाँ पे। व्हाट इज द विड्रॉल प्रोसीजर फ्रॉम APY? APY से विड्रॉल प्रोसीजर क्या है आपका?
तो आपको पता है विड्रॉल प्रोसीजर क्या है कि भैया एक तो आप पैसे जमा करते रहो, कब तक जमा करते रहो, 60 साल तक। 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक मिलेगा? जब तक कि सब्सक्राइबर की डेथ नहीं हो जाती। जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो गई, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो पैसा है, जो पेंशन है, वो मिलना शुरू हो जाएगा किसको? मिसेज एक्स को। मिसेज एक्स को ही मिलेगा कब तक? जब तक मिसेज एक्स की डेथ नहीं हो जाती। जब इसकी भी डेथ हो गई, इसकी भी डेथ हो गई, तो ये जो पैसा होगा, जो भी पैसा आपका इकट्ठा था, वो पैसा प्लस उसके ऊपर जितना भी रिटर्न कमाया होगा, ये सारा पैसा एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो दे दिया जाएगा किसको? नॉमिनी को। तो दिस इज द विड्रॉल प्रोसीजर एपीवाई का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है, हमने पीछे ही बहुत बार पढ़ लिया, यहां भी हमने इसको देख लिया। Whether exit from APY scheme is permitted before 60 years of age? If yes, what are the benefits? क्या 60 साल से पहले आप APY के पैसे को निकाल सकते हो? हाँ जी, पैसा तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या होगा? मेंटेनेंस चार्जेस काट लिए जाएंगे। मतलब कि सब्सक्राइबर जो है वो पैसे जो रिफंड, जो कंट्रीब्यूशन उसका रिफंड ले सकती है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह, जो भी इनकम कमाया गया होगा, वो भी उसको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसमें से काट लिया जाएगा क्या? अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है। और साथ ही में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था को कंट्रीब्यूशन का, जो कि गवर्नमेंट ने किया था कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, और उस पीरियड में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए 5 सालों के लिए। तो अगर ये कोई को कंट्रीब्यूशन के अंदर फॉल करता है, इस टाइप का कोई बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट का पैसा उसको नहीं मिलेगा। उसका खुद का पैसा प्लस उसके ऊपर का एक्रूड इनकम माइनस जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, जो बचेगा वो पैसा दे दिया जाएगा। ये को कंट्रीब्यूशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको पता है ये चीज़ क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इसीलिए दिया गया था ताकि आपको प्रमोट किया जाए कि आप एपीवाई को ज्वाइन करें और कब तक बने रहें? पूरे के पूरे 60 साल तक, उसके बाद पेंशन की सुविधा उठाएं, ना कि बीच में छोड़ के आप भाग जाएं। तो अगर कोई भाग रहा है तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगला सवाल, व्हाट ऑप्शन विल गेट इन केस ऑफ डेथ बिफोर 60 ईयर्स? अगर 60 ईयर्स से पहले सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो क्या ऑप्शन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे भी आपने देखा था कि 2 ऑप्शन होता है। जो भी उसका स्पाउस है उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने स्पाउस के, मतलब सब्सक्राइबर के पीआरएन को, या फिर जो भी उसका एपीवाई का स्कीम था उसको कंटिन्यू कर सकता है। कंटिन्यू करने के लिए वो ऑनलाइन रजिस्टर करेगा, अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो, और उसके बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर कर रहा था वही कंट्रीब्यूशन ये स्पाउस करता रहेगा। कब तक? जब तक इस सब्सक्राइबर के 60 साल पूरे नहीं हो जाते। स्पाउस के 60 साल नहीं देखने आपको, सब्सक्राइबर जब तक उसके 60 साल पूरे होते उतने पीरियड तक ये जो स्पाउस है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके बाद पेंशन की फैसिलिटी इसको मिलती रहेगी। इसके मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद जो इसका नॉमिनी होगा उसको मिल जाया करेगी। अगर स्पाउस का अपना खुद का भी एपीवाई के स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन है तो वो चालू रहेगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में स्पाउस के पास 2 एपीवाई की स्कीम हो सकती है, उसके पीआरएन के ऊपर, एक खुद का और एक उसके स्पाउस का जिसकी की डेथ हो गई है, दोनों की फैसिलिटी उसको मिला करेगी। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि भैया बात ही खत्म, सारा पैसा विड्रॉ करो और जयराम जी की। तो सारा पैसा अगर विड्रॉ करना चाहे, अलॉन्ग विद जो भी एक्रूड इनकम होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो सारा पैसा वो विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर कंटिन्यू नहीं करना हो तो। अगला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर एपीवाई स्कीम अपॉन एग्जिट ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स? 60 ईयर्स अगर आप अटेन कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो दिस इज द क्रक्स ऑफ एपीवाई। दिस इज द क्रक्स ऑफ एपीवाई। पहला कि आपको गारंटेड मिनिमम पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा जब तक आप जीवित रहोगे, जैसा भी स्कीम रहा हो, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वाला। कब तक? जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। आपकी डेथ होने के बाद आपके स्पाउस को मिलेगा कब तक? जब तक उस स्पाउस की डेथ नहीं हो जाती। और दोनों की डेथ होने के बाद नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा पेंशन वेल्थ जो होगा वो मिल जाएगा किसको? नॉमिनी को, जब दोनों की डेथ हो जाएगी। चलिए सर, तो ये बेनिफिट है, यही तो खासियत है जो कि 3 प्रकार की यूनिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो किसी भी पेंशन प्लान के अंदर नहीं है। अगला, एनपीएस, स्वलंबन एंड एपीवाई, इन दोनों से वो अगर मर्ज करके कुछ सवाल की बात करें तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या है, जब तक एपीवाई नहीं आया था तो उससे पहले एक एनपीएस स्वलंबन टाइप की स्कीम चलती थी, इसको भी कई सारे लोगों ने ऑप्ट किया था। तो अब अगर इस टाइप के लोग अगर आना चाहें, अगर वो एपीवाई के अंदर माइग्रेट होना चाहे तो क्या है वो पॉसिबल है? हाँ जी। अगर इस स्कीम के अंदर कोई बंदा था और उसको अब एपीवाई में अगर आप शिफ्ट होना है, माइग्रेट करना है अपने पैसों को, तो वो पूरे फंड को भी माइग्रेट कर सकता है और एपीवाई को ज्वाइन कर सकता है। पहला सवाल। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम एनपीएस लाइट या स्वलंबन स्कीम टू एपीवाई? क्या प्रोसेस है? कुछ दिक्कत नहीं भैया, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है। किसके पास सबमिट करोगे? आप अपने पीओपी के पास सबमिट कर दो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। साथ ही में अपना जो पीआरएन अकाउंट है, पीआरएन कार्ड होगा, वो भी आपको सबमिट कर देना है। किसके पास? एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो भी आपके नियरेस्ट में है। बात खत्म हो जाएगी। उसकी वजह से आपने वो सबमिट किया, सब्सक्राइबर जो होगा उसके रजिस्ट्रेशन को मैप कर दिया जाएगा उसके बैंक के साथ, और जो पीआरएन का अमाउंट होगा, जो भी बैलेंस होगा आपका पहले वाला, मतलब ये एनपीएस लाइट वाला, वो शिफ्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे? एपीवाई में
स्कीम कौन सी होगी, T1 बेसिस का, मतलब ट्रांजैक्शन प्लस एक दिन लगाया जाएगा और वो सारा पैसा जो होगा वो आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा एपीवाई के अंदर। तो बहुत ही सिंपल काम है, कोई भी काम होता है तो ऐसे ही होता है, आप फॉर्म फिल करते हो, उसको सबमिट करते हो अपने नियरेस्ट जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उसके पास, आपके बैंक अकाउंट पे मर्ज कर दिया जाएगा, पुराना पैसा आपके नए वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला सवाल, What will happen to the contribution already accumulated under NPS slide Swalhamban scheme after migration to APY? तो आपको पता ही है कि भैया जो आपका पैसा है, एक्यूमुलेटेड फंड है, वो आपका पड़ा हुआ है आपके पास। इन एनी केस एक प्रान था, इस प्रान के अंदर आपका एक एनपीएस लाइट चल रहा था, वो भी पैसा इसी के अंदर था। अब आपका एपीवाई चल रहा है, वो भी पैसा इसी के अंदर है। तो ओवरऑल जो आपका पैसा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, पीआरएन के अंदर रखा हुआ है। अब अगर एपीवाई के अंदर कोई भी आपने स्कीम ऑप्ट की थी और आप उसको माइग्रेट करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एपीवाई का जो अभी आपका पेंशन प्लान था उसके साथ साथ आपको एक्सटेंडेड बेनिफिट मिलेंगे, मतलब कुछ और इनहैंस्ड पेंशन बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस फंड जो कि आपका मर्ज हो गया इसके अंदर, नंबर 1। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप इस पैसे को सेपरेटली विड्रॉ भी कर सकते हो और आपका एपीवाई जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। मतलब जो आपका पैसा है वो कहीं जा नहीं रहा, आप चाहो तो उसको विड्रॉ कर लो, अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको मर्ज करना है एपीवाई के अंदर तो एपीवाई के अंदर आप उसको मर्ज कर सकते हो। एपीवाई के अंदर ही आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे उस फंड की भी जो फंड आपने वहां पे कंट्रीब्यूट किया, जो कि आप एनपीएस स्लाइड से लेकर आए। वेदर एनपीएस स्लाइड स्वावलंबन इस सब्सक्राइबर कैन एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, बिल्कुल जी आप एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना जो भी पैसा होगा, लमसम पैसा, आप उसमें अंदर से विड्रॉ कर सकते हो और आप इजीली वहां से एग्जिट कर सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, क्या ये एपीवाई जो है ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है? आज के टाइम पे कौन नहीं जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, तो फेसबुक पे भी अवेलेबल है, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, एपीवाई की पाठशाला ऑन यूट्यूब ये भी है जहां पे आपको एपीवाई की सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी ओवर द यूट्यूब। तो ये भी एक मीडिया है। और अगला है ट्विटर। इन सारी जगहों पे आपका जो एपीवाई है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑल द क्वेश्चन नहीं बनता, बट ठीक है, इन्होंने एफएक्यू में रखा था तो हमने इसको एक बार गो थ्रू कर लिया। नाउ 2 मिसलेनियस सवाल बचते हैं इसके अंदर, उसके बाद हमारे ये रैप अप हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन, इज देयर एनी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएफआरडीए रिगार्डिंग स्टॉपेज ऑफ ऑटो डेबिट फॉर एपीवाई कंट्रीब्यूशन कंसिडरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक? तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे क्या गवर्नमेंट ने या पीएफआरडीए ने कोई भी स्टेप्स लिए थे ऑटो डेबिट को बंद करने के लिए? तो ये आज के टाइम पे ऑल्दो जो ये सवाल है एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल ठीक है, एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और मे बी कुछ पता नहीं है, कुछ अगर क्वेश्चन इससे बन के आ जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, ऐसा किया गया था, जो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है उसको स्टॉप कर दिया गया था 30 जून 2020 तक, ठीक है। और साथ ही में ये कहा गया कि भैया ये जो पैसे आपके स्टॉप किए गए, जो आपका डेबिट स्टॉप किया है, इसको अगर जो सब्सक्राइबर है वो रेगुलराइज करा लेगा कब, 30 सितंबर 2020 तक, तो कोई भी प्रकार का पेनल इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। मतलब नंबर 1 कि आपका जो ऑटो डेबिट है उसको स्टॉप कर दिया गया 30 जून तक। उसके बाद कहा गया कि भैया उसके बाद आप भरना शुरू करो, कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, और जो भी आपका पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया उसको भी आपको रेगुलराइज करा लेना है, वो सारा पैसा भी आपको कंट्रीब्यूट कर देना। अगर आप ऐसा कर देते हो 30 सितंबर 2022 से पहले तक, तो किसी भी प्रकार का जो ओवरड्यू इंटरेस्ट हमने पीछे देखा था उस टाइप का कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। तो दिस इज द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कह सकते हो पीएफआरडीए। Now, for how many years the government will co-contribute? तो आपने co-contribute का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था। co-contribute का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आपका पैसा है वो अगर आप एक पीरियड में 1 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में अगर आपने ज्वाइन किया हो, तो गवर्नमेंट आपको आश्वासन दिया था कि भैया 5 साल तक हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? उन्होंने कहा कि हम 50%, जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे उसका 50% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1000 रुपीज पर एनम हम कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे। कब तक करेंगे? 5 साल तक करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी नहीं थी, पीछे जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने 2 कंडीशन वहाँ पे ऑल्दो लिखी हुई थी, बट हम उसको रीड आउट करना भूल गए थे, या आपको मैं बताना भूल गया था। उसके अंदर 2 कंडीशन और भी है। नंबर 1 कि आप किसी भी सोशल स्टैच्यूटरी सिक्योरिटी स्कीम से, स्टैच्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से कवर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई वृद्ध आपको पेंशन या किसी और टाइप का बेनिफिट वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिल रहा होगा, तभी ये को कंट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा कि आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता है और वहां पे वो गवर्नमेंट से को कंट्रीब्यूशन की उम्मीद रख रहा हो। तो को कंट्रीब्यूशन किन के लिए है? गरीबों के लिए है, और उसको ऐसे गरीब के लिए जो कि किसी और स्कीम के अंदर कवर ना हो रहा हो, किसी और टाइप की कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट से ना ले रहा हो। तो ये कंडीशन हम ऑल्दो पीछे पढ़ चुके हैं, इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर आपके सवाल आराम से बन सकते हैं। यूनिक चीज है, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए की गई थी, बट आगे भी इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एपीवाई। आई होप आपको सारी बातें एपीवाई के अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बात करेंगे बचे हुए 2 टॉपिक के, इसके बाद आपका पेंशन सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद में आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज को।
अगर आपको लगता है कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को मॉडिफाइड करके आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा सके। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।